मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। पहले बात चूरू की, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। वही बात महंगाई की करेंगे और बताएंगे आपको कैसे जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, जबकि बात कोरोना पर लापरवाही की भी करेंगे। साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसा ऐप जो कोरोना से आपकी रक्षा करेगा और आखिर में बात करेंगे रफ्तार के कहर की। चूरू की सदर थाना पुलिस ने रामसरा बाईपास पर नशे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 8 लाख का अफीम और डोडा पोस्ट जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सदर थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि देर रात रामसरा बाईपास पर नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान पंजाब नंबर का एक ट्रक वहां आया। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो ट्रक में 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। ये नशे की खेप चित्तौड़गढ़ से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी तस्कर रामजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पीबी नंबर के ट्रक के अंदर एक आरोपी रामजीत पुत्र खानचंद को पकड़ा है। उसके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। तो आपको बताएं कि चूरू की सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने एक ट्रक से करीब 8 लाख रुपए की अफीम और डोडा पोस्ट जब्त किया है। दरअसल पुलिस को शक हुआ तो नाकेबंदी हुई और नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान इस ट्रक में से ये तमाम जो नशे के खेप है वो यहाँ पर बरामद हुई है। 1 किलो 400 ग्राम अफीम है और 25 किलो डोडा पोस्ट है, इन्हें यहाँ पर जब्त किया गया है। पुलिस ने जानकारी में ये भी सामने बात लगाई है कि नशे की जो खेप है वो चित्तौड़गढ़ से लाई जा रही थी और पंजाब की तरफ ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में तस्कर रामजीत को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चूरू से है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहां पर जो नशे की खेप है उसे यहां पर पकड़ा है। पुलिस ने एक ट्रक से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और इसके अलावा 25 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है पंजाब से। और हमारे साथ में मनोज जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं चूरू से। मनोज, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन जो तस्कर है उनके भी हौसले बुलंद लगातार नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से जो सरहदी जिला है उसमें यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। जी बिल्कुल, जो हरियाणा सीमा से सटा चूरू जिला है, यहाँ जो तस्करी है, नशे का कारोबार है वो काफी फलता फूलता रहा है और इसी दरमियान जो पुलिस की कार्रवाई भी लगातार यहाँ जारी रहती है। अभी जो एसपी नारायण टोगस है उनके द्वारा जो ऑपरेशन प्रहार है वो ऑपरेशन प्रहार जिले के अंदर चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां रामसरा बाईपास पे नाकाबंदी के दौरान सदर थाना पुलिस के द्वारा अफीम और डोडा पोस्ट है वो जब्त किया गया। तकरीबन 8 लाख कीमत है वो इस अफीम और डोडा पोस्ट की है। 1 किलो 400 ग्राम अफीम और करीब 25 किलो डोडा पोस्ट है वो बरामद किया है। आरोपी रामजीत है उसको भी गिरफ्तार किया गया। इससे एक दिन पहले ही शनिवार को जो दूधवाखारा पुलिस है उसके द्वारा भी बड़ी कार्रवाई करते हुए और डोडा पोस्ट की जो तस्करी की जा रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। जी चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चूरू में एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। आरोपी तस्कर को भी, रामजीत जो है उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। और अब बात फर्जी एसीबी टीम की। फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर लोगों से पैसे हटने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दौसा की बांदीकुई थाना पुलिस ने केसरी सिंहपुरा निवासी दीपक सैनी को गिरफ्तार किया है। दीपक सैनी सहित करीब 6 लोग बांदीकुई इलाके में फर्जी एसीबी की टीम बनाकर लोगों के साथ ठगी और मारपीट की वारदात को अंजाम देते थे। 30 और 31 मई को बांदीकुई थाने में इस फर्जी एसीबी गिरोह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ में आशीष शर्मा हमारे साथ दौसा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, ये तो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि जिस
भ्रष्टाचारियों पर एसीबी नकेल कसती थी, उसी एसीबी की एक तरीके से फर्जी गिरोह बना लिया गया था। बिल्कुल, मई के महीने में जब कोरोना पीक पर था तब लोग परेशान थे, लेकिन इन जो गिरोह है बांदीकुई क्षेत्र में ये गिरोह सक्रिय हुआ और यहाँ के जो आसपास के जो दुकानदार थे या फिर सरकारी कार्मिक थे सभी को धमकाया जाता था फोन पर और उन्हें पैसे ऐंठे जाते थे। जब पैसे नहीं मिलते थे उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। इस तरह की कई घटनाएं हुई, करीब आधा दर्जन से अधिक घटनाएं बांदीकुई क्षेत्र में हुई। लेकिन जब ये मामला तब सामने आया जब 30 मई और 31 मई को 2 FIR बांदीकुई थाने में दर्ज हुई कि इस तरह की एसीबी के अधिकारी अपने आप को बताते हैं और पैसे ऐंठने की बात करते हैं, पैसे मांगते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस मामले में पुलिस ने अब पिछले 3-4 रोज से लगातार कार्रवाई जारी है। आज 6ठा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सारे जो लोग हैं ये बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं या बांदीकुई शहर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गिरोह बनाया था, गिरोह के माध्यम से इस तरीके से गोरख धंधा शुरू किया था ताकि वो पैसा कमा सके। और हालांकि अब ये सब सलाखों के पीछे जाने लगे हैं। अभी भी इस मामले में कुछ लोग फरार चल रहे हैं, उनकी भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और यह भी जानकारी कर रही है कि पुलिस इन लोगों ने किन किन लोगों को अपनी इस जो ठगी की वारदातें हैं या फिर पैसे ऐंठने की वारदातों का शिकार बनाया है। जी दीपक। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाकी बचे लोगों की भी पुलिस तफ्तीश करने में जुटी है, उनको भी पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है कि आखिर और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल थे। भरतपुर के बयाना थाना में करीब 1 दर्जन भर लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की मां ने बयाना थाने में करीब 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतक योगेश की मां का कहना है कि जब वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी तभी आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस का कहना है कि मृतक योगेश नशा करके पूरे इलाके में उत्पात मचाता था, जिससे लोग उससे काफी परेशान थे। कल कुछ लोगों ने थाने में योगेश की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस को देख योगेश अपने घर में अंदर बंद हो गया और पुलिस के जाने के बाद बाहर निकला तो आसपास के कस्बे वासियों ने ही डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बयाना थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरी जांच शुरू कर दी। कुछ लोग 10-5 लोग थे और उनके साथ में और रामचरण गुड्डू और कमल किशोर पार्षद और नंद किशोर पार्षद और देवी सिंह का लड़का और 2-4-5 जने और थे। उन्होंने साहब मेरे भाई को घर से बाहर निकालकर मारपीट की और उसको एक बड़ी बुरी तरीके से मारा और उसको 7 बजे का मारा और साहब 12 कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 बजे करीब पुलिस पहुंची, उसको लेकर आई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद में उसकी 15 मिनट बाद में मौत हो गई। आज ये योगेश कुमार सनोप ओम प्रकाश जाति जाटो उम्र 28 वर्ष लाल दरवाजा का रहने वाला है। इनके परिवार में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी, जिसको पुलिस को सूचना मिली थी। 2 बजे के आसपास घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से घटनास्थल से CSC बयाना लेके आए। करीब 20 मिनट बाद ये मृत घोषित कर दिया था, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मुलजिमों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबर श्रीगंगानगर से, जहां सादुल शहर के वार्ड नंबर 19 में देर रात एक 50 साल के शख्स की 6 लोगों ने उसके ही घर में पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि व्यक्ति अपने घर में बैठा खाना खा रहा था, तभी अचानक लोगों ने कुछ मौके पर पहुंचे और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। जब तक परिजन बीच बचाव करते तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया और हत्या के आरोपियों को तुरंत पकड़ने की मांग को लेकर अस्पताल में ही धरना दे दिया। तो 5-6 जने आए ना मारना, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ही नहीं किया। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में युवक की हत्या के बाद आरोपी कुएं में जा कूदा। आरोपी यूपी के हमीरपुर का है और करीब 1 साल से बड़का गांव में ही रह रहा था। शनिवार रात उसका अपने पड़ोसी आसीन खान से मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने रात 2 बजे फावड़े से आसीन की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने जब आरोपी का पीछा किया तो वो कुएं में जा कूदा। बाद में पुलिस की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम ने आरोपी का रेस्क्यू किया।
पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलबीर सनो पप्पू जाति कुमार निवासी हमीरपुर यूपी ने आपसी कहासुनी की वजह से बड़का के आसीन सनो सुलेखा की फावड़े के द्वारा हत्या कर दी, और हत्या करके कुएं में कूद गया। उसको एसडीआरएफ की टीम को बुला के रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित बाहर निकाला गया और आगे मामले में अनुसंधान जारी है। हमारे साथ दीपक पुरी जुड़ गए, हमारे सहयोगी भरतपुर से उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आखिर जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्या विवाद था जो मामूली कहासुनी में ही फावड़े से उसकी हत्या कर दी गई? देखिए दीपक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सीकरी थाना क्षेत्र के बड़का गांव का मामला है, जहां एक युवक है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का निवासी था। वो बड़का गांव में करीब 1 साल से रह रहा था और चिनाई का काम करता था। तो पड़ोसी में ही एक युवक पड़ोस में रहने वाला था आमीन, उससे उसकी कुछ मामूली विवाद था। लेकिन मामूली विवाद को उसने रात में जो है बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है वो शराब का भी आदी था। तो नशे में उसने रात को करीब 2 बजे लगभग जो है पड़ोसी युवक था आमीन उसकी फावड़े से हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जैसे ही परिजनों को पता चला और परिजन उसके पीछे भागे, तो जो है आरोपी है वो डर की वजह से और जो पास में स्थित जंगल में कुआं था उस कुएं में कूद गया। कुएं में कूदने के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो अल सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी युवक था उसको कुएं से निकालने का प्रयास किया गया। तो कुएं में एक पुलिसकर्मी और ग्रामीण को उतारा गया था, लेकिन कुएं में पहले से ही जो मेवात क्षेत्र में चोरी का बोलबाला चलता है, तो चोरी की कुछ मोटरसाइकिलों का कबाड़ पड़ा हुआ था। तो उन मोटरसाइकिल के कबाड़ से जो है आरोपी युवक ने पुलिसकर्मी और ग्रामीण पर हमला भी किया, उन्होंने मारने का प्रयास भी किया। तो जो थानाधिकारी थे उन्होंने पुलिसकर्मी और ग्रामीणों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो है पूरे मामले को लेकर के पुलिस उच्च अधिकारियों से बात की गई और जो भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम है उससे बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे के बाद जो है आरोपी युवक का रेस्क्यू कर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जो मृतक युवक है उनके परिजनों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी दीपक। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक पुरी बता रहे हैं कि जब उस आरोपी को निकालने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों और पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलाकर करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद इस आरोपी को बाहर निकाला गया है और अब गिरफ्तार किया गया है। करौली से बड़ी खबर है, महिला ने आत्महत्या की है। फांसी लगाकर इस महिला ने जान दे दी है। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो करौली में एक महिला ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने के बाद में उसके जो परिजन है, पियर पक्ष है, उसने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का। घर से परेशान होकर भाग रही एक लड़की का कोटा आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक लड़की अपने माता पिता के तानों और मार से परेशान होकर अपने बड़े पापा के पास ट्रेन से मुंबई जा रही थी, लेकिन ट्रेन में पहले से ही बैठे आरपीएफ स्टाफ ने लड़की को इस अवस्था में देखा और उसे कोटा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और चाइल्ड लाइन को मामले की जानकारी दी, जिस पर टीम ने लड़की को रेस्क्यू किया है। ये बालिका आरपीएफ को मिली थी नासिक अवस्था में और ये दिल्ली से आ रही थी, ये मुंबई जा रही थी बड़े पापा के साथ। तो चाइल्ड लाइन द्वारा मेरे समक्ष पेश किया गया था और इसको श्रीमती सावित्रीबाई फुले क्वारंटाइन सेंटर बालिका गृह में आश्रय दिया गया है। और अभी वर्तमान में ये बालिका जब मेरे पास आई तो बहुत डरी हुई और रो रही थी, तो ये कुछ भी बताने में असमर्थ थी। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, युवक को छेड़खानी करना भारी पड़ गया है। लड़कियों ने मंचलों की मरम्मत कर दी है। सरेआम मंचलों की पिटाई हुई है। हरसोरा थाने के हमीरपुर गांव का ये पूरा मामला है। बीती रात युवतियों ने इस पूरे मसले पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। हरसोरा थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक युवक को
छेड़खानी करना भारी पड़ गया और जो लड़कियां हैं उन्होंने इन मनचलों की पिटाई कर दी सरेआम। रवाद रफ्तार के कहर की, जहां जैसलमेर में ट्रैक्टर की चपेट में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोटा में एक बड़ा हादसा टल गया। पोखरण में एक बेकाबू गाड़ी पलट गई। खबर जैसलमेर में रफ्तार के कहर की, जैसलमेर के कुड़ी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर ही एक युवक ने दम तोड़ दिया और दूसरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। थानाधिकारी घेवर राम के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा भिड़ी। घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों युवक बीकानेर के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा के रेलवे अंडरब्रिज में बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर शाम को अंडरब्रिज के नीचे से तेज रफ्तार से निकल रही एक कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई और फंस गई। काफी मशक्कत के बाद भी कार को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की क्रेन मंगवाकर कार को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर निवासी युवक तेज रफ्तार से कार चलाते हुए निकल रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई और फंस गई। गनीमत रही कि दूसरी तरफ किसी वाहन से टक्कर इसकी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोखरण के फलसून थाना क्षेत्र में गोरालिया गाला गांव के पास मोड़ में बेकाबू होकर फॉर्च्यूनर गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार चालक के हल्की चोट आई, बड़ा हादसा टल गया। वहीं गाड़ी चकनाचूर को हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी सवार फलसून से भिगोड़ाई की तरफ जा रहे थे। अचानक गाड़ी ने संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी 4-5 पलटी खा गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, जिसमें चालक के हल्की चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। डूंगरपुर शहर के चमनपुरा में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वहीं आग से ट्रांसफार्मर से जुड़े क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। चमनपुरा निवासी लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के वायर में से चिंगारी निकल रही थी, जिस पर उन्होंने बिजली विभाग को मामले की सूचना दी, लेकिन विभाग का कोई कार्मिक नहीं पहुंचा। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और आग से पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। इधर आग से सोनिया चौक, माणक चौक, दर्जीवाड़ा, घाटी और चमनपुरा में बिजली गुल हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने तक भी बिजली विभाग के किसी भी कार्मिक के मौके पर नहीं आने से कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त हुआ। वहीं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई। अरे यार गाड़ी है किसकी पड़ी है यार, कार है हमारे। ये देखिए आग का उग्र रूप, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए आज तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल के दाम 106 रुपए 8 पैसे और डीजल के दाम 98 रुपए 94 पैसे तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे अधिक है। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राजस्थान के मुकाबले लगभग 10 रुपए का अंतर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स का कारोबार ठप हो गया है। तो वहीं आम उपभोक्ता भी महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान है। जून महीने के पहले सप्ताह में ही तेल कंपनियों ने आज तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की दरों में इजाफा किया है। पेट्रोल लगभग 30 पैसे तो डीजल में भी 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि श्रीगंगानगर जिले में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, कमीनपुरा। हम वहाँ के आपको रेट बताएं तो ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से भी करीब 20 पैसे ज्यादा होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्मल पेट्रोल है यहाँ पर 106 रुपए 29 पैसे पर लीटर है, तो वहीं नॉर्मल डीजल भी 99 रुपए 13 पैसे है। यदि हम बात करें प्रीमियम पेट्रोल की, तो प्रीमियम पेट्रोल 109 रुपए 62 पैसे, तो वहीं पावर का जो डीजल है वो तकरीबन 102 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। निश्चित तौर से श्रीगंगानगर जिले में
लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से न केवल आम उपभोक्ता परेशान हैं, बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स भी लगातार गिर रही सेल से तो एक तरह से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक उपभोक्ता है, हम इन्हीं से बात करते हैं। बॉस, कैसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा जी। अब तो मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल और साइकिल पे हो गए हैं जी। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। क्या वजह मानते हैं, क्यों सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है? देखो जी, जब इलेक्शन था, जब तो 1 महीना 1.5 महीना तक कोई रेट बढ़ा ही नहीं, अभी तो बढ़ रहा है। पंजाब से लेते हैं तो उसका खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। हर आदमी तो जा नहीं सकता, कोई आदमी जा सकता है। बहुत दिक्कत है जी, बहुत रेट बढ़ गया। सरकार मेरे को लग रहा है पंप बंद कराना चाहती है, और तो क्या चाहना सा। एक्चुअली में क्या है कि हर रोज की जो कीमत बढ़नी है, अभी जो पर बैरल जो क्रूड ऑयल है वो 65-66 रुपए है, और इन्होंने जो ये रेट कर रखे हैं 110 रुपये, 109 रुपये 62 पैसे प्रीमियम पेट्रोल का रेट हो गया आज, और 106 रुपये 29 पैसे नॉर्मल का हो गया, 99 रुपये 13 पैसे डीजल का रेट हो गया। एक तो जो गाड़ी पहले जब हमने पंप खोला था 2 लाख रुपए की आती थी, वो गाड़ी आज 12 लाख रुपए की आ रही है। लागतें बढ़ गई, सेल है नहीं, खर्चे पूरे हैं, क्योंकि अगर मेरा पंप 10,000 लीटर बेचता है तो भी मेरे को 50,000 रुपए महीने का खर्चा है, अगर मैं 1,00,000 लीटर बेचता हूँ तो भी 50,000 का खर्चा है, तो हमें कुछ बच ही नहीं रहा। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्रीगंगानगर। आपका भरतपुर के राज परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ बेटे ने बाप के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। इसकी शुरुआत ट्विटर के वर्ड से हुई है। राज्य परिवार में कलह जाहिर, बेटे अनिरुद्ध का बगावती ट्वीट, पिता विश्वेंद्र पर गंभीर आरोप, संपत्ति को लेकर भी विवाद। ट्वीट के जरिए अपने पिता विश्वेंद्र सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं और संपत्ति बेचने के मामले को भी उजागर किया है। हालांकि जब ट्वीट को लोगों ने देखा और विश्वेंद्र सिंह के साथ खड़े हो गए और अनिरुद्ध की आलोचना की, तो अनिरुद्ध ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जी हां, भरतपुर के राज परिवार की कला अब जग जाहिर हो गई है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने पिता के खिलाफ ट्वीट कर अपने बगावती तेवर दिखाए हैं, जिस पर पिता की नाराजगी सामने आई। वो बगावती ट्वीट क्या है, आप खुद देखिए। अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट किया, पिछले 6 सप्ताह से मैं अपने पिता के संपर्क में नहीं हूँ। वो मेरी माँ के प्रति हिंसक हो गए हैं, कर्ज ले लिया और संपत्ति को बेचना चाहते हैं। अनिरुद्ध के इस बगावत के बाद पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की। सिंह के ट्वीट पर रिप्लाई करने वाले ज्यादातर यूजर्स ने अनिरुद्ध सिंह को पिता का सम्मान करने की सलाह दी, तो कुछ यूजर्स ने लिखा कि इस तरह पारिवारिक मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कई रिप्लाई के बाद अनिरुद्ध ने 4 घंटे बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस बेटे ने संपत्ति को लेकर क्यों बाकी तेवर अपनाए हैं। विश्वेंद्र सिंह और पत्नी दिव्या सिंह की संयुक्त संपत्ति 2008 में चल संपत्ति 12,97,72,000 थी। 2013 में बढ़कर 39,92,54,000 हो गई। 2008 में अचल संपत्ति 6,84,00,000 थी। 2013 में बढ़कर 79,04,00,000 हो गई। विश्वेंद्र सिंह की आय का स्रोत पेंशन, मकान का किराया और ब्याज है। पत्नी दिव्या सिंह का आय का स्रोत भी मकान का किराया और ब्याज है। जानकारों के मुताबिक बच्चू सिंह के बेटे अरुण सिंह ने 5 करोड़ से अधिक संपत्ति को विश्वेंद्र सिंह के बेटे के नाम कर दिया था। फिलहाल पिता पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर विवाद जारी है। पुत्र का कहना है कि 100% संपत्ति को उसके नाम कर दिया जाए, जबकि पिता का कहना है कि वो 50% संपत्ति को देने को तैयार हैं, लेकिन 50% संपत्ति अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि पिता विश्वेंद्र सिंह और बेटे अनिरुद्ध के बीच ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले विश्वेंद्र सिंह की इच्छा के खिलाफ अनिरुद्ध ने उनके ट्वीट हैंडल से ऐसे ट्वीट करवाए जो उनकी पॉलिटिकल लाइन के खिलाफ थे। सूत्रों के मुताबिक ये ट्वीट अनिरुद्ध ने विश्वेंद्र से बिना पूछे कराए थे, जिसको लेकर वो नाराज भी रहे। इस पर उनका झगड़ा भी हुआ, जिसका उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर, फेसबुक सहित सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करवा दिए थे। 35 साल के सियासी कैरियर में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने विश्वेंद्र सिंह अब फिर एक बार चर्चाओं में हैं। उन्हीं के बेटे ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सचिन पायलट के करीबी बताए जाने वाले विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात गहलोत से होने के बाद ही जो है विश्वेंद्र सिंह चर्चाओं में बने हुए हैं। बेटे अनिरुद्ध का कहना है कि वो
सचिन पायलट के साथ रहना चाहते हैं और जब से विश्वेंद्र सिंह ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है, बाप बेटे का कलह खुल करके सामने आ गया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। दौसा जिले के अलीपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर आज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 से 8 किलो दाल देकर 20 किलो से अधिक दाल देने पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 1 किलो दाल देने का प्रावधान है। ऐसे में जैसे ही दाल की सप्लाई आती है तो आंगनबाड़ी केंद्रों से एक साथ लंबित महीनों की भी दाल दी जाती है। अलीपुर गांव के लोगों ने दाल कम मिलने की आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे स्टाफ ने आरोपों को खारिज कर दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये दौसा जिले की तस्वीरें हैं जहां पर अलीपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं ने ये हंगामा किया है। महिलाओं का आरोप था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो दाल उन्हें दी जाती है वो दाल कम दी जाती है, लेकिन जो हस्ताक्षर करवाए जाते हैं वो ज्यादा के करवा लिए जाते हैं। यानी कि 5 से 8 किलो दाल देकर 20 किलो से अधिक दाल देने के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।